कोबरा का सलूट। दिस इज माई 110 नंबर वीडियो। ये 110वां नंबर मेरा वीडियो है। हमेशा की तरह विद अ वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग एंड हॉट बर्निंग सब्जेक्ट। बहुत ही बहुचर्चित, बहुत ही डिस्कस सब्जेक्ट है ये, जो आजकल के पूरे हिंदुस्तान में। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बिकॉज जो मैं इस सब्जेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा, ये ना आपने कहीं सुना होगा, ना पढ़ा होगा, ना किसी टीवी चैनल से आपने बताया होगा। मैं आपका पूरा पर्सपेक्टिव इसके बारे में सोच में बदली कर दूंगा और आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि ये भी हो सकता है। विषय कहते हैं, आज का विषय भारत के एक प्रदेश तमिलनाडु के इलेक्शंस, जहाँ की एक अजूबा हुआ है। एक फिल्म एक्टर एकदम विजय प्राप्त करके सेंटर स्टेज में आ गया और गवर्नमेंट उसने बना ली है। ये सब्जेक्ट में मैं आगे बढ़ूं, इससे पहले मैं आपको भारत और दुनिया में क्या दो बड़ी भारी एक डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में बताऊं, फिर आपको ये सब्जेक्ट भी अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, चीन के दौरे पे गए थे, जो कि उन्हें 13 से 15 तारीख तक का वहाँ दौरा किया था। उन्हें चीन पे गए थे। दूसरी तरफ भारत, जो कि प्रधानमंत्री हैं, ये 5 देश के बिजनेस ट्रिप में गए, अपने देश के लिए ट्रिप में गए हैं, जो कि 15 से 20 तारीख तक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसको पूरी दुनिया बहुत गंभीरता से देख रही है। सबसे पहले आते हैं, ट्रंप चाइना में गए। ट्रंप एक बड़े भारी जंजाल में, या जो भी उसमें फंसे हुए हैं ईरान में, स्टेट ऑफ हरमुज को वो गार्ड कर रहे हैं और ईरान को उन्हें घेर रखा है। वहाँ इजराइल पूरे अपने इलाके को बढ़ा रहा है और इनकी क्या स्ट्रेटजी है किसी को समझ में नहीं आ रही है। मैं ट्रंप को मालूम है, ट्रंप कुछ भी चीज़ बिना सोचे समझे नहीं कर रहा है। अब ट्रंप को चाइना के बारे में समझना है कि चाइना का क्या रोल है इस पूरे। चाइना भी चुप है, रशिया भी चुप है। उसको समझने के लिए ट्रंप ने डिसाइड किया कि जो कि मार्च में जाना था, उसने अभी इस वक्त उसने चाइना की ट्रिप प्लान करी और वो चाइना गए। 2017 के बाद पहली बार एक डिकेड के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट और शी जिनपिंग मिल रहे हैं। ट्रंप वहाँ जाने के बाद जो लेसन उभर के आए हैं, वो पूरी दुनिया उस पर नज़र रखी और ख़ासकर भारत उस पर नज़र रखे। ट्रंप ये देखना चाहते थे कि क्या चाइना ईरान को हथियार दे रहा है, ये चेक करना चाहते थे। तो उनको यकीन हो गया कि वो हथियार नहीं दे रहा है और चाइना ने भी उनको बिल्कुल प्रॉमिस कर दिया कि वो हथियार नहीं दे रहे हैं। ट्रंप चाइना को ही देखना था कि ट्रंप, अगर मैं ताइवान पे हमला करूँ, कब्जा करने की कोशिश करूँ, तो अमेरिका क्या करेगा, वो उसको स्टडी कर रहा था। अमेरिका ने क्लियर कर दिया है कि वो ताइवान पे कुछ ऐसा काम करने नहीं देगा चाइना को, क्योंकि अगर उसने चाइना को ये फ्रीडम दे दिया और कुछ नहीं बोला, उसने आगे बोला नहीं है मगर वो समझ गया है, तो चाइना पूरे साउथ चाइना सी को कंट्रोल करने लग जाएगा और बहुत बड़ी भारी एक नुकसान हो जाएगा पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था को। उसकी जो चेन वहाँ से चलती है, वो जापान को तंग करेगा, वो साउथ कोरिया को तंग करेगा, वो फिलीपीन को तंग करेगा। वहाँ वो आतंक फैला देगा अगर उसने ताइवान को अटैक करके कब्जा कर लिया। ये बहुत बड़ा लेसन अमेरिका को पता करना था कि चाइना क्या करेगा, और चाइना को पता करना था कि अमेरिका क्या करेगा। अमेरिका ने कोई उसमें बड़ा भारी एग्रीमेंट दिया नहीं, कोई अप्रूवल दिया नहीं, कुछ बोला नहीं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। जिस कंट्री का बिजनेस अमेरिका के साथ होता है, अमेरिका पूरा मार्केट उसका वो सबसे बड़ा मार्केट है अमेरिका। वहाँ सामान अगर अमेरिका पहुँच गया तो पूरी दुनिया वहाँ से खरीदती है, फिर उसका क्वालिटी कंट्रोल, एक बहुत बड़ा मार्केट है अमेरिका। सब चाहते हैं कि अमेरिका के साथ संधि होए, मगर अमेरिका ने टैरिफ लगा के चाइना के साथ बिजनेस अभी बंद कर रखा है। चाइना को अमेरिका के साथ बिजनेस चाहिए, बिकॉज उसके प्रोडक्ट पैदा होकर पड़े हुए हैं, उसका अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। चाइना को ईरान से पेट्रोल चाहिए और अमेरिका ने वहाँ घेर रखा है। चाइना को बहुत बड़ी ऊर्जा की ज़रूरत है, पेट्रोल गैस इसकी ज़रूरत है। तो अमेरिका ने उसको बोला कि आप पूरी चीज़ अमेरिका से ले सकते हो, अमेरिका के पास भरपूर है ये सब कुछ। अमेरिका को चाइना से रेयर अर्थ चाहिए, चाइना को अमेरिका से इलेक्ट्रॉनिक चिप्स चाहिए। इनकी इतनी मीटिंग चली है, दोनों ने एक दूसरे को समझा है। जो उनको लेसन लेना था ट्रंप ने वो ले लिया। चाइना को जो प्लान लेना था अपनी प्लानिंग करने के लिए,
क्योंकि वो सबसे सेकंड लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था है। वो उसमें कोई विलम्ब नहीं चाहता, कोई उसमें बाधा नहीं चाहता, उनका कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं हुआ, उस ट्रिप खत्म हो गई है। पर दुनिया को बहुत कुछ समझ में आ गया है, भारत को बहुत कुछ समझ में आ गया है। इसी समय भारत के प्रधानमंत्री 5 देश के अपने ट्रिप पे गए हैं, जिसमें सबसे पहले यूएई था, फिर नीदरलैंड है, फिर नॉर्वे है, फिर स्वीडन, नॉर्वे और इटली है। यूएई के साथ वो 2.5-3 घंटे बिताए हैं। यूएई भी कुछ दिन पहले उनका जो उस्मान बिन जायद, जो उनका प्रेसिडेंट का हेड है, शेख है, जो वो उमान बिन उसका नाम है उनका जायद, वो मोदी जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। और वो प्लेन लेके अपने स्पेशल प्लेन में आते हैं, मोदी जी से 2 घंटे मिलते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और चले जाते हैं। इतनी अच्छी दोस्ती है उनकी। यूएई एक बहुत तादाद में उसके पास ऑयल है। यूएई एक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का सदस्य है, जो 7 नेशन है उस पेनिसुला में, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतार, ओमान, ये जो उनका यूएई ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, जिसका सऊदी अरेबिया चीफ है, उसका मेंबर है। वहाँ सऊदी अरेबिया डिसाइड करता है कि ये कंट्री, बहरीन, कतार, ओमान, ये जितनी हैं, ये कितना ऑयल प्रोड्यूस करेंगे और कितना बाजार में बेचेंगे। वो पूरी दुनिया की ऑयल की प्राइस को कंट्रोल करता है। भारत के साथ उसको कॉन्फिडेंस मिला जब यूएई को, उसने ओपेक से संधि तोड़ दी है और यूएई अब इंडिपेंडेंट पेट्रोल गैस प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो गया है। उसने भारत के साथ संधि करी है अभी कल परसों 15 तारीख को, कि वो भारत में 20 मिलियन बैरल्स को भारत में प्रोड्यूस करके स्टोर करेगा। भारत बहुत बड़ा स्टोर हाउस बनने वाला है और जितना भी ऑयल वहाँ प्रोड्यूस होगा वो भारत के गुजरात के पोर्ट के उधर स्टोर करेगा और यहाँ से शायद वो बेचेगा। ये भी उनकी संधि हो गई है यूएई और ओमान की, कि वहाँ से वो 1400 किलोमीटर रास्ता है, जो 3 दिन लगते हैं एक टैंकर को वहाँ से भारत आने में, गुजरात के पोर्ट में। वो एक पाइपलाइन ले करेंगे और अंडरग्राउंड सी के थ्रू ये डीजल, पेट्रोल, गैस आएगा। उनको ना उधर जाने की ज़रूरत है, ना शिप भेजने की ज़रूरत है। यूएई ने और ओमान ने यूएई ने तो, ओमान तो था ही बाहर, यूएई ने अपने आप को स्ट्रेट ऑफ हरमुज के जंजाल से, प्रॉब्लम से दूर कर दिया है और फैजुरा उनका जो पोर्ट है यूएई का, वहाँ से वो अरेबियन सी से डायरेक्ट शिप्स को लोड करेगा। भारत उसके साथ है, भारत वहाँ से होगा। भारत ने अपनी ऊर्जा की कमी, अपने गैस की कमी, अपने यूरिया की कमी पूरा कर लिया है यूएई के साथ मिलके। यूएई इंडिपेंडेंट हो गया है, यूएई खुलेआम डीजल और पेट्रोल करेगा और भारत को बेचेगा। भारत को अब उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पंगे में, जंजाल में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। भारत ने इन कंट्रियों के साथ वो जो संधि करने गया है, 5 कंट्री के साथ, वो अपना सेमीकंडक्टर्स को चाहिए, भारत को ग्रीन ऊर्जा चाहिए और भारत को इनका बिजनेस चाहिए। ऑलरेडी वो यूरोपियन यूनियन के साथ संधि कर चुका है। बहुत बड़ा मार्केट है भारत। ये कंट्रियाँ, 5 कंट्रियाँ भारत में बहुत बड़ी तादाद में पैसे लगाने वाले हैं। लोग कह रहे हैं कि कई लाख करोड़ अमेरिकन कंपनियां यहाँ से पैसा निकाल के ले गई हैं, ले जाने तो भारत को उनकी ज़रूरत नहीं है। भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, भारत एक सेफ मार्केट है, जहाँ यूएई अपना ऑयल रिजर्व सुरक्षित रख सकता है, बेच सकता है और ये मार्केट ये सब यहाँ अपना बिजनेस कर सकते हैं। ये सब डेवलपमेंट जो हैं, इससे भारत का, जो आप लोग कह रहे हैं कि तेल की कमी हो जाएगी, भारत अभी फंस गया है, भारत फंसा नहीं है। भारत ने इसका बहुत बड़ा विकल्प निकाल लिया है और अमेरिका को भारत का साथ रहना ही पड़ेगा, कोई चांस नहीं है। अब आते हैं तमिलनाडु के इलेक्शन में। तमिलनाडु में इलेक्शन हुए हैं, दुनिया में ऐसे हो रहे हैं, इतनी मेहनत करना पड़ती है आपको, उनके साथ ऊर्जा करना पड़ती है आपको, पैसा करना था, बिजनेस करना पड़ता है। तमिलनाडु में इलेक्शन हुए हैं जो कि उस स्टेट की 3.44 लाख करोड़ की कमाई है और 2 लाख तकरीबन 2 लाख करोड़ उसने फ्री दी में बांट दिए हैं। विजय जो कि हीरो थे, हिंदू नाम से हीरो, पैसे कमाते थे 100 करोड़ से 200 करोड़ रुपए पर फिल्म, अब वो क्रिश्चियन बन के जोसेफ विजय हो गए हैं और वो क्रिश्चियनों का प्रचार करके ये इलेक्शन जीते हैं। उनने इतना फ्रीली बांटा है, मतलब 4,000 रुपये हर महीने ग्रेजुएट्स को, 2,500 रुपये औरतों को, 15,000 रुपये हर सालाना माताएं जो जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, 8 ग्राम गोल्ड जो कि 1.5 लाख रुपए का आएगा, जो शादियों में देंगे, जो साल में 3 से 4 करोड़ शादियां होती हैं, और गैस यूनिट 200 यूनिट फ्री जो कि कंपनी का उसने पूरा
कम से कम 2 लाख करोड़ की फ्री बीज बांटी है। कमाई 3 करोड़ है और ये फ्री बीज बांटना 2 करोड़ है। ये मगर इस इलेक्शन से एक बड़ा भारी लेसन मिला है कि अगर तमिलनाडु में अगर बीजेपी को या किसी भी कांग्रेस को किसी भी पार्टी को इलेक्शन लड़ना होता था तो उसको इन द्रविडियन पार्टी के साथ ही संधि करना पड़ती थी। या तो आप पीएम के साथ करो जैसे कांग्रेस ने करी थी और बीजेपी ने एडीएमके करी थी। आप अकेले वहाँ इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते थे। तो वहाँ का ऐसा माहौल उन्हें तैयार किया था, वहाँ के लोगों को ये बता रखा था कि हम लोग द्रविडियन हैं, हम लोग नॉर्थ इंडियन से अलग हैं, वो आर्यन हैं, हम ये हैं वो हैं। और ये पार्टियाँ रूल करती थी। पहले एक आती थी फिर दूसरी आती थी, दोनों लूट मचाते थे, फ्री बीज बांटते थे। और 87.58% हिंदूज को बेवकूफ़ बना के रखा था उन्होंने। 87.58% हिंदूज हैं तमिलनाडु में, 6.13 करोड़ हिंदूज हैं। उधर 6.12% क्रिश्चियंस हैं जो कि 44 लाख, सिर्फ 44 लाख हैं। 5.58 मुस्लिम्स हैं जो कि सिर्फ 42 लाख हैं। 32 डिस्ट्रिक्ट है, 32 पूरे डिस्ट्रिक्ट हिंदू बहुमत डिस्ट्रिक्ट हैं। और उनने इस क्रिश्चियन जो कि पूरे क्रिश्चियनिटी का प्रमोट कर रहे हैं, जोसेफ विजय जुलूस भी निकालते हैं जीसस क्राइस्ट साहब, उनको वोट दे के चीफ मिनिस्टर की चेयर में बैठाया। माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, उसने डीएमके से सपोर्ट लिया है, डीएमके पार्टी से, उसी पार्टी से जिसको वहाँ के लोगों ने लात मार के निकाल दिया, हरा दिया, पूरी तरह हरा दिया है, उस पार्टी का सपोर्ट लेके ये गवर्नमेंट बना के बैठा है। मगर इस इलेक्शन से बहुत बड़ा लेसन मिल रहा है कि किसने ये प्लानिंग करी है और द्रविडियन पार्टी को बर्बाद कर दिया है। अब द्रविडियन पार्टी कभी ऊपर के आ नहीं सकती। वो जो तमिलनाडु का एक वो था कि द्रविडियन पार्टी का साथ नहीं दोगे तो आप इलेक्शन जीत नहीं सकते क्योंकि वो द्रविडियन है, हमारे ने, वो स्टोरी खत्म हो गई है। विजय को जिता के, जिसकी भी प्लानिंग थी, जिसने भी फंड किया है, विजय को ही जिता के ये साउथ का केजरीवाल हैं जो इनको आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया है, जिनका ड्राइवर का लड़का मिनिस्टर बनेगा, जिनका जो अकाउंट देखता था वो मिनिस्टर बनेगा। उनको कोई ज्ञान नहीं है, कोई उनको तजुर्बा नहीं है, ये सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी पे जीत रहे हैं। इसको जानबूझ के किसी ने जिताया है, किसने जिताया है, क्या जिताया है, बहुत बड़ी स्टडी है। मगर इसने द्रविडियन पार्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये रूल करेगा, ये इतना उधारी करेगा। अभी ऑलरेडी 10.4 लाख करोड़ उधारी पे चल रहा है। उसको उधारी देना है, उसको कर्जा देना है तमिलनाडु को, और ये और उधारी करेंगे। जब ज़्यादा उधारी कर जाओ तो आपको बाजार से पैसा उठाना पड़ता है डेवलपमेंट करने के लिए। आप एक हद तक उठा सकते हो, फिर आपको सेंटर फंड करना बंद कर देता है, क्योंकि आप जब तक उधारी नहीं चुकाओगे सेंटर का फंड आपको बंद हो जाएगा। आप सैलरी नहीं दे पाओगे, आप गड्ढे रोड के गड्ढे नहीं पड़ पाओगे। जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वीक हो जाएगा तो वहाँ से इंडस्ट्रियाँ, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खुली है, एक अच्छा डेस्टिनेशन है तमिलनाडु। तमिलनाडु वॉज डूइंग वेल, वो उधर से छोड़ भागेंगी। आप ना आपके बिजली के लाइट बदल पाओगे, ना ये कर पाओगे। आप कितने दिन तक ऐसा करोगे? ऐसे फ्री बीज पे आप गवर्नमेंट चलाओगे, लोग काम करना भी बंद कर देंगे। ये बहुत बड़ा लेसन है। दुनिया में इतनी मेहनत करना पड़ती है प्रधानमंत्री को या ट्रंप को, इसको अपना बिजनेस देश में पैसा लाने के लिए, इंडस्ट्री लाने के लिए, और यहाँ अगर आप रेवड़ियाँ बांट के आप देश को बर्बाद करोगे तो जो 32 डिस्ट्रिक्ट के 6.13 करोड़ हिंदूज हैं, उन्हें सोचना चाहिए। तमिलनाडु में 30,000 टेम्पल्स हैं। वर्ल्ड के सबसे बेस्ट टेम्पल्स तमिलनाडु में हैं, और वहाँ के हिंदू उनको इतनी अच्छे से देखभाल करते हैं कि आपको हर टेम्पल, सबसे निवेदन है कि तमिलनाडु के टेम्पल में जाओ और देखो किस प्रकार वहाँ पूजा होती है, किस प्रकार वो भगवान को रखते हैं, किस प्रकार वो उधर की पूजा करते हैं, किस प्रकार वहाँ के पंडित हैं, किस प्रकार भक्त वहाँ के लोग हैं, देखने लायक है। उसके बावजूद भी इन लोगों ने इस आदमी को वोट देके क्या सोच के वोट दिया है, किसकी प्लानिंग है, कौन द्रविडियन पार्टियाँ अपने आप सुसाइड करके बर्बाद हो गई हैं, देखने के लायक है। ये समझने लायक है। कोबरा का सबूत।